इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इकोनॉमिक्स में ऐसी कैसे प्रिपरेशन करें कि हम अच्छे मार्क्स ला सकें। तो बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं वो आसान टिप्स कौन से हैं जिनको फॉलो करके हम इकोनॉमिक्स में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, बोर्ड परीक्षा में अर्थशास्त्र में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना होगा? सारणी बनानी होगी, अपना टाइम टेबल बनाना होगा और उसका नियमित अध्ययन करना होगा आपको। सपोज करो आपने एक टाइम टेबल बना के तो रख दिया, लेकिन उस टाइम टेबल को बस आप देखते हो, साइड हट जाते हो, देखते हो, साइड हट जाते हो। टाइम टेबल बनाने का मतलब ये है कि आप उसको फॉलो कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग अपना सारा जो भी आपका एक डेली रूटीन है उसके हिसाब से आप उसको चला रहे हो। तो आपको टाइम टेबल बना के नहीं रखना, बल्कि टाइम टेबल को फॉलो भी करना है। फिर आपको क्या करना है? डेली स्टडी करनी है, नियमित रूप से अध्ययन करना है, पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए ही तैयारी करनी है। बहुत अधिक अपनी किताबें ना पढ़ें। जो आपको लगता है कि आपके हिसाब से ये बुक आप पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी पैटर्न्स को आप ज़्यादा पढ़ो। मैं आपको ये सजेस्ट करती हूँ कि एनसीईआरटी की बुक्स आप पढ़ोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप जिस बुक से पढ़ रहे हो आप उस बुक से पढ़ो। किसी के सजेशन में आके लास्ट मोमेंट पे आप 10-12 बुक परचेज तो करके लेके आए, लेकिन आप एक भी बुक नहीं पढ़ पाए। तो आपको वहाँ पर ध्यान ये रखना है कि आप किसी भी किताब को लेकर भ्रमित ना होना, भटकना नहीं अपने रास्ते से। आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसको कंटिन्यूटी के साथ करते रहो। इसीलिए कुछ अच्छी रेफरेंस की किताबें भी आपको पढ़नी होंगी। फिर बात करते हैं टिप नंबर 2 की। आपके जो क्वेश्चन के आंसर्स हैं उनको लिखकर याद करना। पहले आप उसको पढ़ो, उसको समझो कि भाई इसमें कहा क्या गया है, इसका आंसर क्या होना है। अगर आपको लगता है कि आप उस क्वेश्चन के आंसर को अपने वर्ड्स में लिख सकते हो, वेल एंड गुड। अगर आपको लगता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते तो जो आपको टीचर ने बताया है आप उसको याद करो, उसको समझो और फिर उसको लिखकर याद करने की भी प्रैक्टिस करो। जितना आप उसको लिखोगे उतना वो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। संख्यात्मक प्रश्नों और रेखा चित्रों का भी आपको अभ्यास करना है। जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं, जो आपके डायग्राम्स हैं, आपको उनको भी ध्यान में रखना है। ध्यान रहे कि जो भी आप रेखा चित्र बना रहे हो वो हो सके तो एकदम सटीक आंसर के हिसाब से बनाना। कुछ भी मनगढ़ंत कहानी वहाँ पर लिख के मत आना। और जो भी आप कार्य करोगे एग्ज़ाम में वो एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए कि उसको जो एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करेगा उसको वो अच्छा लगे। नेक्स्ट बात करते हैं टिप नंबर 3 की। अपने स्कूल के प्री बोर्ड जो आपके एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें आपको ज़रूर पार्टिसिपेट करना है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे सोचते हैं कि यार प्री बोर्ड एग्ज़ाम है, नहीं देते, फाइनल एग्ज़ाम देंगे। आपको ऐसा नहीं करना। प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स आप जितने क्लियर करोगे, जितने आप प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स दोगे, आपको बोर्ड एग्ज़ाम्स में उतनी हेल्प मिलेगी। क्या होता है कि जब आप प्री बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो आपकी आधी बुक तो वहीं की वहीं कवर हो जाती है। फिर आपको थोड़े थोड़े चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती हैं, वो डाउट्स अपने क्लियर करने पड़ते हैं जो आप अपने प्री बोर्ड में नहीं कर पाए। फिर बात करते हैं हम टिप नंबर 4 की। जब दिमाग, हाथ और आंखें एक साथ चलते हैं तो लर्निंग रिफ्लेक्शन पैदा होता है, जो विद्यार्थियों के लिए क्या होता है? लाभदायक होता है, फ्रूटफुल होता है। और अपने इकोनॉमिक सब्जेक्ट का अध्ययन आप पिछले प्रीवियस ईयर के जितने भी आपके बोर्ड के एग्ज़ाम पेपर हैं उनको सॉल्व करो। इससे आपको क्या होगा? परीक्षा का पैटर्न आपको समझ आ जाएगा और आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करती हूँ, आप अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लो, उनको सॉल्व करो। आप वहाँ पर चेक करो कि किस टॉपिक, किस चैप्टर के किस टॉपिक को कितने मार्क्स का बताया गया है। उसी के अकॉर्डिंग आप अपने प्रिपरेशन करो। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके जितनी आपको हेल्प मिलेगी, मैं नहीं मानती कि आपको किसी और चीज़ से मिलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं टिप नंबर 5 की। इकोनॉमिक्स में बहुत सी गणना और आरेख शामिल है, जैसे आप सभी को पता है। उसके साथ परिचित होने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको कई बार उस चीज़ को रिवाइज करना पड़ेगा। बात करते हैं टिप नंबर 6 की। सैद्धांतिक हिस्सा भी महत्वपूर्ण होता है, इसको नज़रअंदाज ना करें। महत्वपूर्ण परिभाषाओं और सूत्रों को याद करें, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हो सके तो आप अपने खुद के नोट्स तैयार करें और उनको नियमित रूप से संशोधित करें, उसको नियमित रूप से पढ़ें। संशोधित करने का आपको क्यों बोल रही हूँ, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी।
मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, आप चाहे इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम दो, चाहे आप अकाउंट्स का एग्ज़ाम दो, चाहे आप मैनेजमेंट का यानी बिजनेस स्टडी का एग्ज़ाम दो, किसी भी सब्जेक्ट का आप एग्ज़ाम दो, मेरी आपको एक ही सलाह है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, सपोज़ आपको इकोनॉमिक्स के पेपर में आपसे पूछा जाता है कि आप व्यष्टि अर्थशास्त्र से क्या समझते हो, व्यष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएँ और उसका क्षेत्र बताइए, तो आपको उस कंडीशन में क्या करना है, आप वहाँ पर क्या करके आओगे, आप उसका मीनिंग लिख के आ जाओगे कि भाई व्यष्टि अर्थशास्त्र वो होता है जिसमें अर्थव्यवस्था की समस्त छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है ना। फिर आप उसके बाद उसके कैरेक्टराइजेस्टिक्स लिख दोगे, फिर आप उसका स्कोप लिख दोगे। लेकिन आपको ऐसा करना है, और इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और अपने क्वेश्चन के आंसर में इंक्लूड करनी है, वो है डेफिनेशन। जब भी आपसे किसी भी क्वेश्चन के आंसर का मीनिंग पूछा जाता है और वो क्वेश्चन आपका कम से कम 7 मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है, तो आपको उस कंडीशन में क्या करना है, वहाँ पर मीनिंग तो लिख के आना ही है, साथ ही साथ वहाँ पर एक डेफिनेशन ज़रूर आपको लिख के आनी है। और डेफिनेशन आप जब भी लिखो तो उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में कवर करो। स्टार्टिंग में आप डेफिनेशन लिखना शुरू करो और जब भी आपकी डेफिनेशन जहाँ भी ख़त्म होती है वहाँ पर उसको कॉमा लगा के बंद कर दो। इससे आपका आंसर जो है बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, साथ ही साथ एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपने कितने अच्छे से उसको प्रेजेंट किया है। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखो। फिर चाहे आपसे मीनिंग इकोनॉमिक्स में पूछा जाए, बिजनेस में पूछा जाए या फिर आपसे अकाउंटेंसी में पूछा जाए, वहाँ पर आपको यही करना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम टिप नंबर 7 की। इकोनॉमिक्स को याद करने की बजाय आपको क्या करना चाहिए, उसको समझना चाहिए, क्योंकि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है, जो इकोनॉमिक्स है, ये जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, इससे जुड़ा है। इसके 2 भाग हैं, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। इसके लिए अच्छी सांकेतिक पुस्तकों का आप सहारा लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। नेक्स्ट बात करते हैं टिप नंबर 8 की। संख्यात्मक प्रश्नों के सीधे उत्तर न लिखकर पहले सूत्र अवश्य लिखें। मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, जब भी आप कोई न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो तो आप न्यूमेरिकल में जो फॉर्मूला लिखने वाले हो उस फॉर्मूला को भी ब्रैकेट में अच्छे से उसको पूरा एक बॉक्स बनाकर कवर करो, आंसर आपका बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। एग्जामिनर को पता है कि भाई ये इस क्वेश्चन के आंसर में ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करने वाला है, तो मतलब इसका आंसर क्या निकलेगा। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले उसका फॉर्मूला वहाँ पर ज़रूर लिखो। फिर बात करते हैं, अगर आप जो भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो उसके चरण भी लिखो, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, इस तरीके से। और इनको लिखते समय आप बिल्कुल ना भूलें, अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो उसको ओवर राइटिंग ना करें। आपको लगता है कि यहाँ पे आपके क्वेश्चन का आंसर गलत हो गया तो वहाँ पर आपको क्या करना है, एक सिंपल लाइन लगा देनी है, ये कट हो गया, उसको वहाँ पर गोला 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 नहीं बनाना, वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है। फिर बात करते हैं टिप नंबर 9 की। उत्तर लिखते समय आपको सरल बिंदु को, शुद्ध भाषा का प्रयोग करना है, और जो आपकी राइटिंग है, हैंड राइटिंग है, आपको उसको बिल्कुल साफ तरीके से करना है। आपको अपनी हैंड राइटिंग सुधारनी है, अगर आपकी हैंड राइटिंग बेकार है तो। आपको एक सजेशन देती हूँ, अगर आप हिंदी मीडियम से हो और आप अगर इंग्लिश मीडियम से भी हो तो आपको क्या करना है, राइटिंग जब भी आप एग्ज़ाम में कुछ भी लिख के आते हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी मात्रा ऊपर ना जाए, यानी ऊपर की 2 लाइनों को टच ना करे, ठीक है। आप जो भी लिख रहे हो उसमें कोई एरर ना हो। सपोज़ आपने कुछ भी लिखा तो आप वहाँ पे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना करके आए। अब इंग्लिश की बात करती हूँ, इंग्लिश में भी आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा ओवर राइटिंग करके नहीं आना, नीट एंड क्लीन तरीके से आपको अपना एग्ज़ाम लिख के आना है। आई, अगर सपोज़ करो आपने आई लिखा, आई में ऊपर तक लेके जा रहे हो उसको, टी लिखा, टी को ऊपर तक लेके जा रहे हो, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है और बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम को देकर आना है। फिर बात करते हैं हम टिप नंबर 10 की। जहाँ प्रश्न में कहा गया हो कि रेखाचित्र जरूर बनाएं, रेखाचित्र में सही रूप से नामांकन करें। रेखाचित्र बनाते समय आपको पेंसिल और स्केल का प्रयोग जरूर करना है। मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप जो भी डायग्राम बना के आओ, पेन से बिल्कुल ना बनाओ, पेन का प्रयोग वहाँ पर बिल्कुल ना करें। आप जो भी डायग्राम बनाएं पेंसिल से बनाएं। आपका डायग्राम आपको लगता है कि ये गलत हो गया तो आपको इसको इरेज करने के बाद आप उसको टिक करके बना सकते हो। जब भी आप डायग्राम बनाओ स्केल की सहायता से बनाओ, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में नहीं कहा गया कि आप भाई इसका डायग्राम बनाओ, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करती हूँ, अगर क्वेश्चन में सिर्फ मीनिंग पूछा गया, उसके टाइप्स पूछे गए, तो आपको ये मैं बोलती हूँ कि आप अपने टाइप्स को भी एक बार डायग्राम बना के ज़रूर पेश करो। कई बार ऐसा होता है कि नहीं आपकी हिम्मत होती कुछ भी ज़्यादा लिखने की और आपको लगता है कि आपको इसके अंदर का मैटर नहीं मालूम, तो आप क्या करो, आपको हेडिंग से याद है, उसके टाइप्स याद हैं, तो आप टाइप्स को क्या करो, एक डायग्राम बना के आ जाओ, लिख के आ जाओ।
ये सारी टिप्स आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। अगर आप इन सारे टिप्स के हिसाब से अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपके मार्क्स वहाँ पर कोई नहीं काटेगा। आंसर आप वो लिख के आओ जो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, बिना मतलब की मन गढ़ंत कहानी बनाकर लिखकर अपने क्वेश्चन के आंसर की लेंथ को ना बढ़ाएं। एग्ज़ाम में अगर आपको किसी ने ये कहा है कि भाई लेंथ के मार्क्स मिलते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लेंथ को बढ़ाने के चक्कर में वहाँ पर कुछ उल्टा सीधा मत लिख के आना, सटीक आंसर लिखो और सटीक मार्क्स पाओ। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मैं आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लेकर आती रहूँगी। थैंक यू सो मच।